जय हिंद दोस्तों। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंदर इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और इसके आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हमारा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट में इसको WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये नाम से जाना जाता है। तो आप सब लोग अपने पास अपनी टेक्स्ट बुक, पेन, पेंसिल, हाइलाइटर ले लीजिए। देखिए यहां पर क्या कहा है। सबसे पहले तो टॉपिक का नाम फिर से एक बार याद करवा देता हूं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर शॉर्ट नोट आपको काम लग सकती है। इसके अंदर के कुछ पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम लग सकते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला ही क्या कहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप और एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 1995। कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1 जनवरी 1995 में ये WTO एस्टैब्लिश हुआ था बाय इट्स मेंबर्स नेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूएन के जो मेंबर नेशन थे उन्होंने ये सेटअप किया था। मेन आपको याद रखना है 1 जनवरी 1995 को ये WTO सेटअप हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर कहां पर है? हेड क्वार्टर इज लोकेटेड इन जिनेवा। जिनेवा सिटी का नाम है इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो जिनेवा में स्विट्जरलैंड कंट्री के अंदर आपको इसका हेड क्वार्टर मिल जाएगा। तो यहां पर याद रखने की दो चीजें हैं कि WTO was established or set up on 1 January 1995 and its headquarter is situated at Geneva, Switzerland. क्लियर? चलिए, अब ये जो सेटअप हुआ था तो वो कौन से पर्पज के लिए सेटअप हुआ था? तो इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हम डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स या फिर पर्पसेस ऑफ WTO। तो पहला ही है टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स, रिमूव ऑब्स्टेकल्स इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल ट्रेडिंग। जो ग्लोबल ट्रेडिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसे जिसकी वजह से ग्लोबल ट्रेडिंग कम हो जाए, वैसे ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना। लाइक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पर देख लो, वॉर। अगर कंट्रीज के बीच में वॉर हो जाएगी, लाइक वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो गया, तो इंटरनेशनल ट्रेड है वो इफेक्ट हो जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड कम हो जाएगा। या तो फिर सपोज ऐसा समझ लो कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको इफेक्ट होती हो, तो ऐसे जो भी ऑब्स्टेकल्स है उसको रिमूव करने का। तो रिमूव ऑब्स्टेकल्स इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल ट्रेडिंग, फॉर एग्जाम्पल हो गया वॉर या टेररिज्म या ऐसा कुछ भी। देन सेकंड, रिमूव द प्रोटेक्शन पॉलिसी गिवन टू इंडस्ट्रीज ऑफ कंट्री फॉर फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के लिए कुछ मतलब इंडस्ट्रीज को अगर प्रोटेक्शन पॉलिसी दी हुई है तो ऐसी चीजों को रिमूव करना। मतलब आपको कंपलसरी इसी कंपनी के पास से प्रोडक्ट खरीदनी पड़ेगी। अभी ऐसा कोई जबरदस्ती हो जाएगा तो फिर वो फ्री ट्रेडिंग को एनकरेजमेंट मिलेगा ही नहीं। अब पहले ये समझ लो कि ये प्रोटेक्शन पॉलिसी होता क्या है। प्रोटेक्शन पॉलिसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको अच्छे से चलाने के लिए कोई ऐसी पॉलिसीज बनाती है जिसकी वजह से सारा ट्रेडिंग या बिजनेस उसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को मिले। अब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो तो सबको फेयर चांस देगा। अब अगर गवर्नमेंट किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को ही रेकमेंड करेगी या प्रोटेक्ट करेगी कि नहीं आपको इसी के साथ डील करना पड़ेगा, तो WTO ऐसे प्रोटेक्शन पॉलिसी को रिमूव करवाता है। देन कोऑर्डिनेट ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। देखो, ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी होती है एक तरफ और दूसरी तरफ उस स्पेसिफिक कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, तो उन दोनों को कोऑर्डिनेट करना। यहां पर किसी को भी हम रिमूव नहीं कर सकते। तो जो ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी होती है वो एंड पर्टिकुलर कंट्री की जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, इन दोनों को प्रॉपर कोऑर्डिनेट करना है। एंड फोर्थ, टू सॉल्व ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट अराइजिंग इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स जनरेट होते हैं उसको सॉल्व करने के, मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान ने कोई ट्रेड किया, अब उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया कि यार मैंने जो गुड्स ऑर्डर किया था वो अच्छी क्वालिटी का नहीं भेजा, घटिया क्वालिटी का भेजा है, पर पैसे पूरे ले लिए हैं, या तो फिर पैसा टाइम पर नहीं दे रहे पाकिस्तान वाले या इंडिया वाले, कुछ भी। तो यहां पर अगर ये दो कंट्री के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड में डिस्प्यूट होता है, तो अगर ऐसे डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे तो लोग इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे ही नहीं। तो यहां पर WTO का काम क्या है कि इस तरह से अगर किसी कंट्रीज के बीच में जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके रिलेटेड डिस्प्यूट्स जनरेट होते हो तो वो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का काम या ऑब्जेक्टिव होता है। तो पहला, रिमूव द ऑब्स्टेकल्स। कौन से ऑब्स्टेकल्स? वो जो कि ग्लोबल ट्रेडिंग को इफेक्ट करते हैं। देन रिमूव प्रोटेक्शन पॉलिसी, जो कि स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को उस कंट्री के द्वारा दी गई हो। देन कोऑर्डिनेट करना with global trade policy and economic policy of country and solve trade related disputes।
तो ये 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे जिसकी वजह से डब्ल्यूटीओ को सेटअप किया गया। चलिए पहले तो वीडियो को पॉज करके ये जो ऑब्जेक्टिव्स है दोस्तों उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव तक आपने रिफर कर लिया हो तो अभी हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूटीओ, क्या क्या काम करते हैं। नॉर्मली तो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसी का काम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला, टू सेटअप अ रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट। सेटअप स्ट्रक्चर फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट रिलेटेड टू मल्टीनेशनल ट्रेड एंड एग्रीमेंट रिलेटेड टू इट। मतलब मल्टीनेशनल ट्रेड हो सके इसके लिए जरूरी जो एग्रीमेंट है उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। लाइक फॉर एग्जांपल क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं यहां पर, एग्जांपल के तौर पर आप समझो, इंडिया और चाइना के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, ठीक है। इंडिया, अभी इंडिया की करेंसी क्या है, रूपी, जो कि हमें पता है। एंड चाइना, चाइना की करेंसी क्या है, युआन, ठीक है। अभी इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड होगा तो कंफ्यूजन क्या हो जाएगा कि भाई रुपीस देंगे या युआन देंगे, कौन क्या चीज एक्सपेक्ट मतलब एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पर ऐसा करेंसी का कंफ्यूजन है। तो ऐसे कोई डिस्प्यूट्स अगर आते हैं या कंफ्यूजन होते हैं तो उसके लिए जरूरी सेटअप क्रिएट करना कि भाई देखो, आपको ये जो फॉरेन करेंसी है उसका इस्तेमाल करना होगा, उसका रेट क्या कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि जैसा आपको पता है रुपीस, डॉलर, युआन, इन सब के जो रेट्स होते हैं, लाइक $1 इज इक्वल टू 83 रुपीज। अभी ये जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। जब ऑर्डर दिया हो तब वैल्यू अलग हो सकती है, जिस दिन को गुड सप्लाई किया हो उस दिन का रेट अलग हो सकता है, और जिस दिन पर पेमेंट करे उस दिन का रेट अलग अलग हो सकता है। तो उसके इसमें कंफ्यूजन ये होगा कि कौन से रेट पर, मतलब $1 इज इक्वल टू 83 रुपीज चल रहा है जिस दिन ऑर्डर दिया है तब। फिर जिस दिन सामने वाली कंट्री गुड सप्लाई कर रही है उस दिन प्राइस चल रही है $1 इज इक्वल टू 81 रुपीज, और जब पेमेंट कर रहा है उस डेट पर रेट चल रहा है $1 इज इक्वल टू 88 रुपीज। तो अब कंफ्यूजन होगा कि कौन सा रेट कंसीडर करे। तो ये ऐसे जो कंफ्यूजन होते हैं उसके लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर सेटअप करना ये काम करता है। देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्लेस वाइटल रोल फॉर डिबेट एंड नेगोशिएशन फॉर मल्टीनेशनल ट्रेड। मतलब मल्टीनेशनल ट्रेड में जो भी डिबेट या नेगोशिएशन करना होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल डब्ल्यूटीओ पे प्ले करता है। कौन सा मेन काम, डिबेट एंड नेगोशिएशन के लिए। देन डब्ल्यूटीओ एनकरेज अनबायस्ड इंटरनेशनल ट्रेड। अनबायस्ड ट्रेड हो, मतलब ऐसा नहीं हो कि कुछ स्पेसिफिक कंट्री को ही यहां पर बेनिफिट मिले या स्पेसिफिक कंट्री को ही फायदा पहुंचाने के लिए ट्रेडिंग हो, नहीं, अनबायस्ड रहेगा। मतलब जो भी जेन्युइनली काम कर रहा है उसका ग्रोथ हो, उसको फायदा मिले। तो डब्ल्यूटीओ अनबायस्ड रहता है, एनकरेज अनबायस्ड इंटरनेशनल ट्रेड एंड डिफरेंट नेशंस फॉलो देयर ओन नेशनल पॉलिसी, इट ऑब्जर्व्स देम एंड सजेस्ट रिक्वायर्ड इंप्रूवमेंट। देखो, डिफरेंट नेशंस फॉलो ओन नेशनल पॉलिसी, मतलब अलग अलग कंट्री है वो अपनी खुद की पॉलिसी फॉलो कर रहा है, तो डब्ल्यूटीओ उनको क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा एंड सजेस्ट करेगा कि देखो आपकी पॉलिसी में ये थोड़ी गड़बड़ी है जिसकी वजह से आपका इंटरनेशनल ट्रेड अच्छे से नहीं हो पा रहा है, आपको नुकसान जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो कि एग्जाम्पल इंडिया का ये स्टांस है कि हमारे साथ जो भी ट्रेड करेंगे ना वो एक्सचेंज रुपीज में ही करना पड़ेगा, ठीक है, रुपए में ही एक्सचेंज करना पड़ेगा। अभी चाइना वाले या फॉर एग्जांपल पाकिस्तान वाले हैं, यूएस वाले हैं, जापान वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, उनकी करेंसी तो है नहीं रुपीस। अब वो भारत के साथ डील कैसे करें, क्योंकि उनके पास जो है वो तो उनकी कंट्री के ही जो एक्सचेंज है, करेंसी है, वही है। फॉर एग्जांपल जापान है या चाइना है तो चाइना के पास तो चाइनीज युआन है। अब दूसरा एक ऑप्शन हो सकता है कि डॉलर का इस्तेमाल करें, बट इंडिया की पॉलिसी है कि हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ हमारे रुपीस पे ही भरोसा करते हैं, दूसरा कोई फॉरेन एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब कोई और एक्सचेंज मतलब करेंसी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं तो फिर चाइना वाले हमारे साथ डील ही क्यों करें। तो वो क्या करेंगे, हमारे पास डील नहीं करेंगे। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ऐसा है जो कि एक्सेप्ट करता है डॉलर को, तो क्या होगा, चाइना और पाकिस्तान के बीच में डीलिंग हो सकता है क्योंकि वो लोग प्रॉपर जो सिस्टम है वो फॉलो कर रहे हैं। जबकि इंडिया की स्ट्रिक्ट रिजिड पॉलिसी, एग्जांपल के तौर पे हो ये, कि हम लोग तो प्योरली रुपीस में ही डील करेंगे, तो फॉरेन एक्सचेंज हो नहीं पाएगा। तो यहां पर जो डब्ल्यूटी है वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा और गाइड करेगा, देखो भाई आपकी ये जो पॉलिसी है ना वो बहुत रिजिड है,
जिसकी वजह से आपको ही नुकसान हो रहा है। देखो आपके सारे के सारे ऑर्डर्स जो है जो पाकिस्तान के पास जा रहे हैं, नेपाल के पास जा रहे हैं, तो आपसे छोटे कंट्रीज जो है वो ये बड़े बड़े ऑर्डर लेके बड़ी कंट्री बन जाएंगे, मतलब इकोनॉमिकली पावरफुल बन जाएंगे और आप पीछे रह जाओगे। तो हमारा सजेशन ये है कि आप ये पॉलिसी में चेंज करो, रुपीज के साथ साथ आप डॉलर को भी एक्सेप्ट करना शुरू करो, तो देखो आपको बहुत सारे फॉरेन ट्रेड्स मिलेंगे, ऑर्डर्स मिलेंगे। तो ये जो WTO है ये काम करता है। क्लियर? चलिए एक बार पॉज करके ये चारों के चार फंक्शंस को रिफर कर लीजिए। चलिए यहां तक की चीजें रिफर हो गई हो तो अब लास्ट चीज, इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। ये WTO की वजह से, ये प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब की वजह से क्या बेनिफिट या इंपैक्ट हमारे इंडियन इकोनॉमी पे पड़ा है। तो देखो, इंडिया इज द मेंबर, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ऑफ WTO सिंस इट्स इंसेप्शन। इंसेप्शन मतलब स्टार्टिंग, मतलब याद करो कि WTO कब सेटअप हुआ था, 1 जनवरी 1995 को, तो तब से इंडिया उसका मेंबर रहा ही है। तो ये पॉइंट MCQ VSQ के लिए काम का है, इंसेप्शन मतलब शुरुआत से। तो अब क्या क्या इंपैक्ट उसकी पड़ी है, तो देखिए सबसे पहला, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड ट्रेड, कॉन्ट्रीब्यूशन 0.5% था, दैट इज ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड, एंड वो अभी फिलहाल कितना हो गया है, इंक्रीज टू 1%। सर 0.5% का 1% हुआ, क्या बढ़ा भाई, 0.5% के 1% मतलब 100% ग्रोथ हुआ। 0.5% थे और 0.5% हो गए, मतलब 100% कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ। तो पहले में याद रखना है कि इंडिया कंट्रीब्यूशन जो इंटरनेशनल ट्रेड में वो 0.5% से इंक्रीज होकर 1% हो गया। Being a member of WTO, export of ready-made clothes in our country has increased. रेडीमेड क्लोथ जो कि भारत में बनते हैं उसका एक्सपोर्ट बढ़ गया। इंडिया हैज बीन एबल टू इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ इट्स एग्रो प्रोडक्ट। देखो सेकंड थर्ड दोनों एक साथ याद रह जाएंगे। सेकंड में याद रखना है इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ क्लोथ्स, और यहां पर इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रो प्रोडक्ट। रेडीमेड क्लोथ्स, एग्रो प्रोडक्ट, ये दोनों के एक्सपोर्ट बढ़ गए। एंड ड्यू टू इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट, प्रेशर ऑन इंपोर्ट हैज रिड्यूस्ड, इंपोर्ट का प्रेशर एक तो कम हो गया, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आएगा, तो इंपोर्ट जो हो रहा है उसका पेमेंट करने में आसानी रहेगी। तो जो इंपोर्ट का प्रेशर है वो रिड्यूस हो रहा है, और साथ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आप समझो FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। तो ये इंडिया की सिचुएशन है, इंपैक्ट है WTO की, जो इंपैक्ट इंडिया पे पड़ रही है वो। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कंफ्यूजन लगे तो 2 बार इस वीडियो को देखना। ये समरी नोट्स और जो पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट टिक मार्क और हाईलाइट किए है उसको अच्छे से रिफर कर लीजिए, और इसकी समरी नोट्स को 2-3 बार पढ़े और एक बार अपनी नोटबुक में भी प्रॉपरली लिख दीजिए। और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन के लिए आप और आपके सारे के सारे फ्रेंड्स साहस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हमारी यूट्यूब चैनल है साहस इंस्टीट्यूट। इसके साथ साथ आप हमारे जो वेबसाइट है और हमारी साहस एप्लीकेशन है उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं, जिससे कि आप अपना अच्छे से अच्छा नॉलेज और रिजल्ट ला सकते हैं। विश ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।